नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्ट से रिलेटेड 15 प्रश्न देखे थे और हम आज उसी श्रृंखला में आगे के बाकी के जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है 16वें नंबर का, सिंधु घाटी से प्राप्त कांस्य धातु की नर्तकी की मूर्ति किस संग्रहालय में रखी गई है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछा जाता है और इस प्रश्न को पूछने का जो तरीका है वो बहुत अलग अलग ढंग से इसके बारे में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये जो नर्तकी की मूर्ति है इसे किस संग्रहालय में वर्तमान में रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय मुंबई, सारनाथ संग्रहालय, सालारजंग संग्रहालय, ये चारों संग्रहालय जो हैं भारत के काफ़ी प्रसिद्ध संग्रहालयों की सूची में आते हैं। तो जो सिंधु घाटी से प्राप्त जो धातु की नर्तकी है यानी कि जो कांस्य की नर्तकी है, आप इसका चित्र भी देख रहे होंगे, ये रखी गई है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि ये संग्रहालय वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते। बहुत बार ये संग्रहालय वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आप जितने भी म्यूजियम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको भी ध्यान में रखिएगा। कंपटीशन का लेवल जितना हाई होता जाता है, नए प्रकार के प्रश्न भी क्वेश्चन बैंक में ऐड होते रहते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों पर भी आपको फोकस करना होगा। हमारा जो 17वां प्रश्न है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किस स्थान का उत्खनन कार्य संपादित करवाया था। अब जो रविंद्र सिंह बिष्ट जी हैं ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने किस स्थान का उत्खनन कार्य संपादित करवाया था, यानी कि किस स्थान की इन्होंने खुदाई करवाई थी। तो देखिए यहाँ पे विकल्प है हड़प्पा, लोथल, रोपड़ और कालीबंगा। तो रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने जिस स्थान का उत्खनन कार्य करवाया था वो है विकल्प बी, लोथल, और ये लोथल जो है ये गुजरात में पड़ता है। तो विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी की कांस्य मूर्तियां किस विधि से ढाली गई थी। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि जो मूर्तियां बनाई जाती थी सिंधु घाटी की सभ्यता में, उन मूर्तियों को बनाने की टेक्निक क्या थी, वो किस विधि से बनाई जाती थी। तो यहाँ पर देखिए विकल्प हमारा रेत के द्वारा ढलाई, फाइबर ढलाई, खंडों में ढलाई या मोम निकालकर बनाने की विधि। तो जो सिंधु घाटी से जितने भी हमें ब्रॉन्ज स्टैचू मिले हैं, स्कल्पचर मिले हैं वहाँ से, वो बनाए गए हैं मोम निकालकर बनाने की विधि। ठीक है, तो इसे कई बार किताबों में या इसका अगर आप इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहा जाता है इसको। तो लॉस्ट वैक्स जो टेक्निक होती है उसमें पहले एक मोम की मूर्ति बनाई जाती है और इस मोम की मूर्ति पर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता है और पकने के बाद जब ये जो बाहर से जो मिट्टी का लेप होता है जब ये पक जाता है, सख्त हो जाता है, तो इसको भट्टी में रखा जाता है और भट्टी में रखने के कारण इसका जो अंदर का मोम होता है ये पिघल कर बाहर आ जाता है। इसके लिए कोई एक सुराख कर लेते हैं, उसमें कुछ छेद कर लेते हैं, तो वहाँ से ये सारा का सारा मोम बाहर निकल जाता है और फिर बाद में जो अंदर खोखला फिर बाद में जो अंदर एक सांचा बनता है, खोखला हो जाता है जब वो, तो वहाँ पर फिर जो धातु होता है उसको गला करके डाला जाता है और बाद में फिर इस जो मिट्टी के सांचे को तोड़ दिया जाता है तो उसके अंदर से मूर्ति निकल के आ जाती है। तो इस टेक्निक को लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहा जाता है क्योंकि इसमें लास्ट में जो वैक्स होता है उसको पहले निकाल दिया जाता है। तो विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है। मोहनजोदड़ो, लोथल, सिंघनपुर और हड़प्पा। अब यहाँ पे देखिए आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है, तो आपको आद्य ऐतिहासिक स्थान को ढूंढना होगा कि इनमें आद्य ऐतिहासिक स्थान कौन सा है। विकल्प देखिए मोहनजोदड़ो, लोथल, सिंघनपुर और हड़प्पा। तो यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है, वो है सिंघनपुर। ठीक है, तो सिंघनपुर कौन सा स्थान है, सिंघनपुर है प्रागैतिहासिक स्थल। यहाँ पर आदि मानवों के द्वारा यहाँ पर गुफा चित्र बनाए गए थे। बाकी जितने भी हैं देखिए मोहनजोदड़ो, लोथल और हड़प्पा, ये मनुष्य ने तब विकसित किए जब वो सभ्य हो गया था, यानी कि जब सभ्यता का विकास हो गया था। इसीलिए जो ये तीनों स्थल हैं मोहनजोदड़ो, लोथल और हड़प्पा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर रहे हैं। ठीक है, तो आपको आद्य ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक शब्दों का अंतर भी मालूम चल गया होगा। 20वां प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है। पटचित्रों के लिए,
गुफा चित्रों के लिए, ईंटों के उपयोग के लिए और लघु चित्रों के लिए। तो हड़प्पा सभ्यता जो प्रसिद्ध है वो है अपने ईंटों के उपयोग के लिए। ठीक है, यहाँ पर टेराकोटा वाली जो ईंटें हैं उनसे ही भवनों का निर्माण किया गया था। तो ईंटों के उपयोग के लिए हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध है। 21वां प्रश्न है, किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता का उल्लेख है? किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता का उल्लेख है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो चमड़े पर अग्नि के देवता का उल्लेख है जिस वेद में, वो है ऋग्वेद। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अभी तक, और ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं जिसमें वेदों से संबंधित पूछे जाते हैं प्रश्न। 22वां प्रश्न है हमारा। अब देखिए 22वां प्रश्न है, कालीबंगा का क्या अर्थ है? देखिए यहाँ पे पिछला प्रश्न हमने पूछा था मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, तो वहाँ पर हम सबको मालूम था कि वो मुर्दों का टीला या मुर्दों का स्थान कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है कि कालीबंगा का क्या अर्थ है। अब कालीबंगा एक स्थान का नाम है, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक नगर था। अब यहाँ पे देखिए कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? कालीबाग, काजल, काले पत्थर और काली चूड़ियाँ। तो जो कालीबंगा शब्द है ये शब्द निकला है काली चूड़ियों से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खुदाई में काफ़ी सारी काली चूड़ियाँ प्राप्त की गई थी। अब आपको मालूम है कि चूड़ियों को बैंगल कहा जाता है, और इसी बैंगल शब्द से जो है बंगा शब्द बन जाता है, और यहाँ पर काली चूड़ियाँ मिली थी इसीलिए इसको कालीबंगा के नाम से, ये जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वो इस स्थान को कालीबंगा के नाम से पुकारने लगे। और फिर धीरे धीरे ये नाम जो है आधिकारिक रूप से जो जितने भी दस्तावेज इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिखे गए उनमें कालीबंगा ही ये इस स्थान का नाम हो गया। अब हमारा 23वां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति संबंध में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा संस्कृति संबंध में जो रॉक कट आर्किटेक्चर है वो पाया गया है धौलावीरा में। ठीक है, तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाता है। 24वां प्रश्न है हमारा, हड़प्पाई स्थल से पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति है। ठीक है, ये काफ़ी प्रसिद्ध मूर्ति है वहाँ की, और इस मूर्ति से भी काफ़ी सारे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो हड़प्पाई स्थल से पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति है वो किस चीज़ की बनी गई है या किस मीडियम में बनी गई, ये प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए चूना पत्थर की, सैल खड़ी की, चिकनी मिट्टी की या कांस्य की। तो ये जो मूर्ति है वो है सैल खड़ी की, सिस्टाइट भी इसको बोला जाता है, इंग्लिश वर्जन में इसको सिस्टाइट लिखा होता है। तो इस मूर्ति के बारे में ये काफ़ी ऐसी धारणा भी है कि कई लोग इसे पुजारी की प्रतिमा के नाम से भी जानते हैं, कई पुस्तकों में इसको पुजारी की प्रतिमा के नाम से भी लिखा होता है। और इस मूर्ति के ऊपर जो एक सुंदर सा इन्होंने जो भी वस्त्र पहना हुआ है ये काफ़ी अच्छा आकर्षक माना जाता है, और इनकी एक देखिए यहाँ पर दाढ़ी भी बनाई गई है। ठीक है, तो ये मूर्ति काफ़ी प्रसिद्ध है। इस मूर्ति से और कांसे की नर्तकी वाली मूर्ति से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, अलग अलग ढंग से प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आपको ये याद रखना होगा कि ये मूर्ति सैल खड़ी की बनाई गई है। 25वां प्रश्न है, सिंधु घाटी की महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन की किन वस्तुओं से परिचित थी? ठीक है, तो यहाँ पर जो मेकअप का सामान होता है उसकी बात की जा रही है कि सिंधु घाटी की महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन की किन वस्तुओं से परिचित थी, यानी कि उन किन वस्तुओं को उस समय उपयोग में लाती थी, किन वस्तुओं के बारे में वो जानती थी। अब विकल्प देखिए आप, लिपस्टिक, फेस पेंट, कोलरियम यानी कि आईलाइनर, या उपरोक्त सभी। और ये प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए यहाँ पर इन जो चीज़ें हैं यहाँ पर लिपस्टिक, फेस पेंट, कोलोरियम यानी आईलाइनर, इनमें से सिंधु घाटी की महिलाएं किस चीज़ का उपयोग करती थी, या वो इन चीज़ों से परिचित थी या नहीं थी परिचित। तो इसका जो उत्तर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उपरोक्त सभी से। यानी कि सिंधु घाटी की जो महिलाएं थी वो सौंदर्य के जो प्रसाधन था उनका, उसमें उनके पास लिपस्टिक भी थी, फेस पेंट भी था और आईलाइनर भी था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सब चीज़ें खुदाई में वहाँ पर प्राप्त हुई हैं, और इसीलिए ये प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। ठीक है,
तो अब आपको ये फैक्ट, सिंधु घाटी का ये वाला फैक्ट पता चल चुका होगा कि वहाँ पर महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन की कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करती थी। 26वां प्रश्न है, सिंधु घाटी की मृण्मय मूर्तियां किस विधि से ढाली गई थी। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियों के बारे में बात हो रही है कि जो मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी वो किस विधि से बनाई जाती थी। तो विकल्प देखिए, लॉस्ट वैक्स विधि से, चिकोटी विधि से, धातु विधि से, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि जो सिंधु घाटी की कांस्य की मूर्तियां हैं वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई जाती थी, और जो मूर्तियां हैं मिट्टी वाली मृण्मय मूर्तियां, ठीक है, इनको बनाया जाता था चिकोटी विधि से। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी की जो मूर्तियां हैं मिट्टी वाली वो किस विधि से बनाई गई हैं। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वहाँ पर जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो चिकोटी विधि से बनाई जाती थी, और जो कांस्य की मूर्ति है लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई जाती थी। तो यहाँ पर मूर्तियों के इस तरीके की वहाँ पर विधियाँ प्रचलित थी। 27वां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ स्थित हैं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ स्थित हैं, भारत में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, या चीन में। ठीक है, तो आपको ये इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि जो हड़प्पा जो स्थल है वो स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के दो टुकड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान और भारत। तो काफ़ी सारे जो सिंधु घाटी के स्थल हैं, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो वाला, ये स्थल कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान में चले गए। तो यानी कि अगर आपको हड़प्पा संस्कृति को देखना है तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इसके साथ में जैसे तक्षशिला है, ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय वो भी अब पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जिनको स्थान मिला है वो पाकिस्तान में है, कौन से स्थान भारत में है, ठीक है, और कौन से स्थान बांग्लादेश में है। तो इस तरीके के प्रश्नों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए जो हमारा 28वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी की लिपि है यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है वो कैसे लिखी जाती थी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, या दाएं से बाएं। ठीक है, तो सिंधु घाटी की जो लिपि है उसे लिखा जाता था दाएं से बाएं। ठीक है, और आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये लिपि है सिंधु घाटी की, और इस लिपि में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिपि कुछ चित्र बने हुए हैं इसमें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेट है, इसी चित्र से रिलेट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे थी, भावचित्रात्मक, वैज्ञानिक, धार्मिक, या उपरोक्त सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे थी वो आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप बता सकते हैं कि ये भावचित्रात्मक यानी कि पिक्टोग्राफी। ठीक है, इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफी, यानी कि इसमें जो लिपियां होती हैं उन्हें चित्रों के रूप में लिखा जाता है। आपने देखा होगा सिंधु घाटी से प्राप्त जो मोहरे हैं उन मोहरों के ऊपर भी इसी तरीके की लिपियों में इसी तरीके के जो चित्र हैं उससे लिखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप मत भूलिएगा कि सिंधु घाटी की जो लिपि है दाएं से बाएं लिखी जाती है और ये एक भावचित्रात्मक लिपि है। अब हमारा 30वां प्रश्न है, कालीबंगा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, सिंधु, रावी, घग्गर, या सतलज। तो जो कालीबंगा स्थल है वो स्थल स्थित है घग्गर नदी के तट पर। तो आपको इस चीज़ को भी याद रखना होगा कि कौन सी सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदियों के तट पर ही उत्पन्न हुई थी या नदियों के तट पर ही विकसित हुई थी। तो आपको इस तरीके के जो प्रश्न हैं उनको भी याद रखना हो। आज से हम आपके लिए हर एपिसोड में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब जो सबसे पहले देगा उन लोगों के नाम हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। तो आज का जो प्रश्न है, सिंधु घाटी से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति किस पदार्थ से बनी हुई है। ठीक है, सिंधु घाटी से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति किस पदार्थ से बनी हुई है। ऑप्शन है आपके लिए मिट्टी, कांस्य, काष्ठ और स्वर्ण। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा
और जो भी इस प्रश्न का उत्तर देंगे हम उनके नाम अगले एपिसोड में सबको, तो जो भी इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे हम उनके नाम अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता की कला से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। बाकी के प्रश्नों को भी मैं अगले वीडियो में स्थान दूंगा। तब तक आप इन प्रश्नों को, चाहे आप अपने जो भी नोट्स बना रहे हैं आप उस नोट्स में लिख सकते हैं। और लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई प्रश्न है तो आप उसको विकल्प के रूप में मत लिखिएगा, उन प्रश्नों को आप वन लाइनर में लिखिएगा। जैसे कि अभी मैंने एक प्रश्न पूछा था कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो किस नदी के तट पर स्थित थी, तो आपको सीधा सीधा डैश करके उसके आगे लिख देना है घग्गर। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम आपको जो विकल्प से रिलेट करके बताते हैं वो इसलिए बताते हैं ताकि आप इन विकल्पों को देख करके अपने माइंड में रिकॉल कीजिए। लेकिन जो आपका नोट्स बना रहे होंगे आप उनको वन लाइनर में ही बनाइएगा। ठीक है, ताकि जिससे आप जब इनको देखें तो फटाफट करके आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाए जब भी आप रिवीजन करते हैं। तो कैसा लगा आज का एपिसोड आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपके LT प्रवक्ता भर्ती के रिलेट करते हुए काफ़ी सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसमें कि हमने भारतीय चित्रकला से लेकर जितने भी अभी तक पुराने पेपर हुए हैं उन सब पेपरों को भी हमने यहाँ पर हल किया है। और समय समय पर जो भी नए नोटिफिकेशन आते हैं उनको भी हम आपके सामने टाइम टू टाइम लेके आते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।